हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है माया की माया की आईएएस क्लासेस में। तो आज ना हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। हम देखते हैं कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है ना, वो 106 है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 106। जिसमें हम देखते हैं कि भारत जो 106 है उसमें सर्वप्रथम किसे बनाया गया, मतलब प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना है वो 1936 में की गई थी। बताया जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और अगर हम देखें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, जो लद्दाख में पड़ता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो लद्दाख क्षेत्र में है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह बर्फानी तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बर्फानी तेंदुओं के लिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण अधिनियम या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 के अंदर। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, वो 1972 के अंदर पारित हुआ था। अगर हम देखें कि भारत में इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, वन्य जीव संरक्षण का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 1.35%, यानी 1.35%। अगर हम देखें कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कुल संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जिसमें इनकी संख्या है 11। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान कानूनी अवधारणा एवं व्याख्या। क्या है राष्ट्रीय उद्यान कानूनी अवधारणा एवं व्याख्या? तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऐसे प्राकृतिक एवं जैविक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्य जीवों या प्राकृतिक वनस्पतियों या पारिस्थितिकी संतुलन की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की धारा 35 के तहत अनुसूचित किया जाता है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना 1972, ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसकी पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल, वनस्पति, फ्लोरा, जीव जंतु, भू आकृतिक या प्राणी जात महत्व के कारण रूप को सुरक्षित घोषित किया जाता है। क्या है? एक ऐसा एक ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उसकी पारिस्थितिक, उसकी वनस्पति, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की आकृति या वहाँ पे जो प्राणी जात रहते हैं, जूलॉजिकल, इन सभी महत्वों के कारण वहाँ की जो आकृति होती है, वनस्पति होती है, जीव जंतु होते हैं, वहाँ का पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है, उसे पूर्ण रूप से संरक्षित घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसे ही बोला जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब हम देखने वाले हैं मुख्य कानूनी एवं संरक्षण अधिनियम। जैसे सर्वोच्च स्तर का संरक्षण, सर्वोच्च संरक्षण स्तर मतलब उच्च स्तर का संरक्षण। तो ये है ना, ये वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान में अधिक कठोर कानूनी प्रतिबंध होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक कड़ा कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है इसको। राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों को कड़ा
कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है। मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध। जो मानवीय गतिविधियां होती है ना, पूर्ण प्रतिबंध। यहाँ पशु चराना, लकड़ी काटना, कृषि कार्य, शिकार, निजी भूमि अधिकारों का प्रयोग पूर्ण वर्जित है। बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्कुल पशु नहीं चरा सकते हम, क्रंजिंग, लकड़ी नहीं काट सकते, कृषि कार्य नहीं कर सकते, वहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हम, निजी कृषि का उपयोग भी नहीं कर सकते हम कि निजी कृषि के लिए उस भूमि का हम यूज करें, वो भी नहीं कर सकते। ये सब क्या है? पूर्ण वर्जित है। उसके बाद हम देखते हैं सीमाओं में परिवर्तन। किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन केवल राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। कि जो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में परिवर्तन है वे केवल राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में बदलाव केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता, उसकी सिफारिश पर ही किया जा सकता है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर क्या है। कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। इसकी हम विशेषता अब देखते हैं। हम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, इसका हम संरक्षण स्तर देखें ना तो अत्यधिक कठोर होते हैं। संरक्षण स्तर अत्यधिक कठोर। और जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कोई मानवीय गतिविधियां नहीं होती, कोई मानवीय अधिकार या निजी स्वामित्व की अनुमति नहीं होती है, इसमें पूर्ण वर्जित होता है। मतलब अगर कोई मनुष्य इसमें जाएगा ना राष्ट्रीय उद्यान में तो भी परमिशन के साथ, लेकिन वो भी नहीं जाने दिया जाता, पूर्णतः वर्जित, बिल्कुल अधिकार नहीं है। अगर हम देखें कि मुख्य जो ध्यान है फोकस वो तो विशिष्ट वन्यजीव व आवास सुरक्षा क्या है। विशिष्ट वन्यजीव है आवास सुरक्षा। अब हम देखेंगे कानूनी आधार कि वन्यजीव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस के अंदर आता है। तो कानूनी आधार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 35 के अंतर्गत इसकी स्थापना जो की गई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 35। अब हम देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य, इसका संरक्षण स्तर ना मीडियम सा होता है। सीमित अनुमति होती है, जैसे पशु नियंत्रित पशुचारण, मतलब नॉर्मली मवेशी चराने की अनुमति इसमें दी जा सकती है वन्यजीव अभयारण्य में। विशिष्ट प्रजाति की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 18 के तहत इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। कब की गई थी? तो वन्यजीव अभयारण्य कानूनी आधार देखें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 18, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 35 के तहत आता है। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षण का स्तर देखें ना तो पारिस्थितिकी तंत्र स्तर, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम लेवल। अब मानवीय गतिविधियां देखें तो बफर व ट्रांजिशन जोन में सीमित अनुमति है। जो वहाँ का बफर जोन या ट्रांजिशन जो जोन होता है उसमें सीमित अनुमति है कि वहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर हम देखें इसमें मुख्य ध्यान किस चीज़ पर दिया जाता है, संपूर्ण जैव विविधता व मानव सह अस्तित्व, मतलब संपूर्ण जैव विविधता इसमें आती है।
मानव की पूरी प्रजाति इसमें आती है। यूनेस्को मैप कार्यक्रम के तहत मान्यता, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसे यूनेस्को मैप कार्यक्रम के तहत मान्यता मिली है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय, जो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े तथ्य है, मुख्य तथ्य है आंकड़े। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगर हम देखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1936 में। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नाम का एक व्यक्ति था जिसके नाम पे इसकी स्थापना की गई है बाद में। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल हम देखें तो 4400 वर्ग किलोमीटर और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर, ओनली 0.03 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखें कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, जो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि तैर रहा है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है, लोकटक झील पर स्थित है और संगाई हिरण के लिए जाना जाता है। संगाई हिरण का आवास स्थान कौन है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में पड़ता है, लोकटक झील पे स्थित है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, जिसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ पे उसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य मध्य प्रदेश, जिसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 9। समुद्री जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है ये, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारी ज़्यादा जैव विविधता इसमें पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक सींग वाले गेंडे हेतु प्रसिद्ध, कि एक सींग वाले गेंडे कहाँ प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर। विश्व के 2 से 3%, मतलब विश्व के 2/3 एक सींग वाले गेंडे यही हैं पूरे विश्व के। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है ये। चीतों का पुनर्वास, जो चीते हैं उसका पुनर्वास स्थल कौन सा है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कौन सा है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका के चीते लाए गए हैं यहाँ पे। कहाँ पे? नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं यहाँ कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जो चीतों का आवास या पुनर्वास स्थल है। अब हम देखते हैं कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान बताए थे मैंने, 106। तो उन 106 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची हम क्रमबद्ध देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो अभी हम पहला देखने वाले हैं पापीकोंडा। कौन सा? पापीकोंडा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, वो आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश का एक सुंदर और समृद्ध राष्ट्रीय उद्यान है।
जो पूर्वी घाट की सुरंगमय पहाड़ियों में स्थित है। यह उद्यान गोदावरी नदी के तट पर फैला हुआ है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों व जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अगर मुख्य आकर्षक देखें ना, यहाँ पे मुख्य जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण केंद्र कहाँ है, तो गोदावरी नदी और वहाँ के घने जंगल, वन, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, इसी के लिए जाना जाता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें ना, तो 1012 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। और अगर हम देखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान को। कब? वर्ष 2008 में। अगर हम देखें कि इसकी भौगोलिक जो विशेषता है वो क्या है, तो यहाँ से गोदावरी नदी पापी पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। गोदावरी नदी है वो पापी पहाड़ियों से होकर गुजरती है, जो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत घाटी का निर्माण करती है। इसीलिए इसे बोला गया पापीकोंडा, जिसे 2008 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अब हम देखते हैं राजीव या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? राजीव या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। जो ये राजीव या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, रोटाटूर के पास, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगर हम यहाँ पे नदी देखें तो पेन्ना नदी है, उसके उत्तरी साइड में यह स्थित है। पेन्ना नदी के उत्तरी साइड में स्थित है ये राजीव गांधी। इसे नवंबर 2005 में पहले रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था और फिर दिसंबर 2005 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है ये। तो मुख्य जो आकर्षक का केंद्र है वो रामेश्वरम क्षेत्र, शुष्क पर्णपाती वन जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रामेश्वरम आंध्र प्रदेश में है। नदी देखें हम तो पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी के उत्तर में स्थित है ये। अगर हम इसकी स्थापना देखें तो नवंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले इसका नाम रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन बाद दिसंबर 2005 में इसका नाम बदल के क्या किया गया, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और इसका क्षेत्रफल देखें ना हम, तो इसका क्षेत्रफल है 2.4 वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत के जो सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान है उन्हीं में से एक है ये। अब हम देखते हैं श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और बेहद ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अगर हम इसका स्थान देखें तो चित्तूर, कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसे वर्ष 1989 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? वर्ष 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और बायोस्फीयर रिजर्व, यह शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का हिस्सा है, जिसे 2010 में अधिसूचित किया गया था। तो शेषाचलम पहाड़ियों पर देवदार व चंदन वन यहाँ पे पाए जाते हैं। जो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं और देवदार व चंदन वन जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मोलिंग। क्या है? मोलिंग। यह अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग घाटी, रेड पांडा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे वन्य जीव जो है ना वो स्तनधारी लाल पांडा यानी रेड पांडा यहाँ पे मिलता है।
ठीक है। मॉलिंग का मतलब क्या है? मॉलिंग का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ना एक लाल पौधा पाया जाता है। ठीक है। मॉलिंग का अर्थ है लाल जहर या लाल रक्त, जो यहाँ पाए जाने वाले एक विषैले पौधे या लाल पेड़ के गोंद से संबंधित माना जाता है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है मॉलिंग। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रेड पांडा जो वनस्पति है, रेड पांडा वो यहाँ पे मिलती है। सॉरी, स्तनधारी रेड पांडा। बर्फानी तेंदुआ भी यहाँ पे मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड भी यहाँ पे मिलता है, कस्तूरी मरग, ताकिन, ये सभी स्तनधारी जीव, वन्य जीव जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम अन्य जीवों की बात करें तो भारतीय घोर, सांबर, ढोल यानी जंगली कुत्ते, ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और पक्षी, यहाँ कई दुर्लभ पक्षी जैसे हॉर्नबिल, ट्रेगोपैन, फेजेंट, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे ना मतलब पर्यटकों की पहुंच नहीं होती, मतलब बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे जो मानव है वो अभी तक पहुंच ही नहीं पाया, मानव की पहुंच से ऊपर है ये मॉलिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। और चारों बड़ी बिल्लियों, जो बिल्ली है उन प्रजातियों का आवास स्थान है ये नामदफा। नामदफा है वो चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगर हम इसकी स्थापना देखें तो 1983 में इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो लगभग 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस उद्यान से नोआ दिहिंग नदी होकर बहती है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, नोआ दिहिंग नदी। ठीक है। चारों बिल्लियों का आवास स्थल है। उसके बाद हम देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है, एक सींग वाला गैंडा, और यूनेस्को धरोहर सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। ठीक है। उसके बाद आता है मानस। मानस असम में है। पिग्मी होंग जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है और ये भी यूनेस्को स्थल में शामिल है। जिब्रू सेखोवा ये भी असम में पड़ता है और जंगली जो घोड़े होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। मंदलोरिस, डिब्रू सेखोवा असम में है, जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। फेरल हॉर्सेस, मंदलोरिस। उसके बाद आता है नामेरी। नामेरी है ना वो असम में है। जिया भालेरी नदी जो है वो यहाँ से होके गुजरती है और हाथी व बाघों के लिए प्रसिद्ध है नामेरी। उसके बाद आता है औरंग या राजीव, ये भी असम में है और ये मिनी काजीरंगा के नाम से प्रसिद्ध है। औरंग या जो राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो असम में है, मिनी काजीरंगा के नाम से प्रसिद्ध है ये। रायमोना ये भी असम में है और गोल्डन लंगूर, जो गोल्डन लंगूर होते हैं उसके लिए जाना जाता है ये रायमोना। उसके बाद है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई भी असम में स्थित है और यह असम का अंतिम वर्षावन है। जो देहिंग पटकाई है वो असम में है और असम का अंतिम वर्षावन है ये। उसके बाद आता है वाल्मीकि। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण, बंगाल टाइगर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पड़ता है। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। भारत नेपाल की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है ये। पश्चिमी चंपारण, बंगाल का टाइगर यहाँ पे मिलता है, जो बंगाल का टाइगर है ना वो यहाँ पे मिलता है।
उसके बाद आता है गुरु घासीदास या संजयन हिल। बताया जाता है कि पहले गुरु या पहले इसका नाम क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान था। लेकिन बाद में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ वाले हिस्से का नाम बदलकर वहाँ के समाज सुधारक गुरु घासीदास के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, गुरु घासीदास। कहाँ पे पड़ता है अब ये, छत्तीसगढ़। पहले ये मध्य प्रदेश में आता था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसका नाम बदल के क्या किया गया, गुरु घासीदास। ठीक है, इससे हम देखते हैं कि यह कोरिया, सूरजपुर और महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भटपुर जिले व छत्तीसगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। ये बागों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं इंद्रावती या कुटरू। इंद्रावती या कुटरू छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं कांगेर घाटी, जो छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कुटुमसर गुफाएं यहाँ पे हमें मिलती हैं। क्या, कुटुमसर गुफाएं, बस्तर पहाड़ी में ना, यहीं पे मिलती है। भगवान महावीर या मोलम, भगवान महावीर या मोलम, ये गोवा में पड़ता है। दूध सागर जलप्रपात हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट के अंदर ये है। भगवान महावीर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान हमें मिला है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है और एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में है। अब आता है ब्लैक बक या वेलावदार, जो गुजरात में है। ब्लैक बक या वेलावदार गुजरात में है। काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है व खड़िया पक्षी यहाँ पे आते हैं। काला हिरण और खड़िया पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ब्लैक बक, वेलावदार, जो गुजरात में है। वंसदा गुजरात में है। वंसदा डांग क्षेत्र व घने सांगवान वन के लिए प्रसिद्ध है वंसदा। उसके बाद आता है मरीन, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये। मरीन या कच्छ की खाड़ी गुजरात में जो है वो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आता है कल्लेसर, जो हरियाणा में पड़ता है। यमुनानगर साल के वन व तेंदुए यहाँ पे पाए जाता है। हरियाणा के यमुनानगर में पड़ता है और यहाँ पे साल के वन व तेंदुए पाए जाते हैं कलेसर के अंदर, हरियाणा में है ये। उसके बाद हम देखते हैं सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है पड़ता है। प्रवासी पक्षी, इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। सुल्तानपुर हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है। प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं और रामसर स्थल भी से घोषित किया गया है। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन। यह कुल्लू में पड़ता है। यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर के अंदर शामिल है ग्रेट हिमालय। जो ये ग्रेट हिमालय है ना, ये कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय में पड़ता है। ठीक है, और इसकी स्थापना देखिए इतना, हम तो 1984 में स्थापित किया गया था और 1999 में आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और फिर इसे जून 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर दिया गया। अगर हम देखें कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो लगभग 754 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो यह राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर से 6000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर विशाल क्षेत्र में फैला है और यहाँ से 4 नदियां बहती हैं, तीर्थन, सेंज, जीवनाला और पार्वती। ये चारों नदियां हैं ना, वो व्यास नदी की सहायक नदी है। कौन सी? तीर्थन, सेज, जीवनाला और पार्वती। ये नदियां जो है वो ग्रेट हिमालय से होके बहती हैं और ये व्यास नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम देखते हैं इंद्र किला। इंद्र किला हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय भूरा भालू या कस्तूरी मर्ग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
हिमालयी भूरा भालू व कस्तूरी मृग हमें इधर किला में देखने को मिलता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आता है खीर गंगा, यह भी हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती घाटी में स्थित है, उच्च पर्वतीय जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। पिन वैली, यह भी हिमाचल प्रदेश में है, लाहौर और स्पीति के बीच में स्थित है, लाहौल और स्पीति के बीच में स्थित है और हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। उसके बाद है सिम्बलबारा है, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। सिरमौर जिला पड़ता है, सांबर व चीतल के लिए जाना जाता है। जो सिम्बलबारा है ना, वो सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में है और सांबर व चीतल के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है बेतवा झारखंड में है, पलामू झारखंड और छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। अंशियाकाली कर्नाटक में पड़ता है, अंशियाकाली यह उत्तर कन्नड़ ब्लैक पैंथर के लिए जाना जाता है। बांदीपुर कर्नाटक में है, नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है, हाथी व बाघों के लिए जाना जाता है। बनेरघट्टा कर्नाटक में है, बनेरघट्टा बेंगलुरु जैविक उद्यान व बटरफ्लाई पार्क यहाँ पे हमें मिलता है देखने को। बनेरघट्टा जो कर्नाटक में है, बेंगलुरु जैविक उद्यान व बटरफ्लाई पार्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बनेरघट्टा में, जो कर्नाटक में है। उसके बाद हम देखते हैं कुद्रेमुख, जो कर्नाटक में है। चिकमंगलूर लोह अयस्क पहाड़ियां व वन के लिए जाना जाता है। चिकमंगलूर कर्नाटक में पड़ता है। कद्रेमुख जो कर्नाटक में है, लोह अयस्क पहाड़ियां व वन के लिए जाना जाता है। नागरहोल या राजीव गांधी, ये भी कर्नाटक में है। कोडांगू वह मैसूर में पड़ता है। एशियाई हाथी और तेंदुओं के लिए जाना जाता है। अन्नामुडी सोला, ये भी केरल में है। अन्नामुडी सोला है, वो केरल में है और इडुक्की के अंदर पड़ता है। 16 वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इराविकुलम केरल में है। मथिकेटन शोला केरल में है। पापदुम शोला केरल में है। ये 16 दोनों केरल में है। इराविकुलम केरल में है। अन्नामुडी शोला केरल में है। पाबदुम शोला ये भी केरल में है और पेरियार ये भी केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। ये सब केरल में पड़ते हैं। अन्नामुडी शोला, इराविकुलम, मथिकेटन शोला, पाबदुम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली। उसके बाद हम देखते हैं जो अन्नामुडी शोला है ना केरल में, यह 16 वन के लिए जाना जाता है। इराविकुलम केरल नीलगिरी तहर का आवास स्थल है। ये मथिकेटन शोला ये कार्डमम पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। पाबदुम शोला केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार झील के पास में पड़ता है और एशियाई हाथी व बाघ के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली पालक्काड क्षेत्र में पड़ता है केरल के और लोयन टेल्ड मैकॉल यानी सफ़ेद दाढ़ी बंदर के लिए जाना जाता है। सफ़ेद दाढ़ी वाले जो बंदर होते हैं ना, उनके लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। उमरिया सर्वाधिक बाघों का घनत्व है, वो यही उमरिया मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में है। उसके बाद आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बारासिंगा हार ग्राउंड का आवास स्थल है ये, माधव मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी सांख्या सागर झील, माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी के अंदर पड़ता है और सांख्या सागर झील यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे पन्ना, मध्य प्रदेश में है पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
केन नदी यहाँ से होकर गुजरती है। वह गिद्ध संरक्षण के लिए व बाघों के लिए जाना जाता है। पन्ना है वो गिद्ध के लिए और बाघों के लिए जाना जाता है। इनको संरक्षण दिया गया है। केन नदी जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है। उसके बाद आता है पेच या प्रियदर्शनी, ये भी मध्य प्रदेश में है। वह द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है, द जंगल बुक का संदर्भ पेज प्रियदर्शनी यहीं का है। संजय मध्य प्रदेश में है। सिंधी जिला पड़ता है, छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा हुआ है बिल्कुल। उसके बाद आता है सतपुड़ा, ये भी मध्य प्रदेश में है। नर्मदापुरम मढ़ई पर्यटक व बाघ के लिए जाना जाता है। वन विहार मध्य प्रदेश में है। भोपाल शहर के अंदर पड़ता है वन विहार मध्य प्रदेश के। शहर के केंद्र में चिड़ियाघर रूप है, चिड़ियाघर का एक रूप है। केंद्र जो शहर का केंद्र है वहाँ पे चिड़ियाघर का रूप है वन विहार के अंदर। उसके बाद देखते हैं मंडला प्लांट या फोसिल, मंडला प्लांट फोसिल, ये भी मध्य प्रदेश में है और 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने पौधे जीवाश्म यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं मंडला प्लांट फोसिल से। उसके बाद है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में है। धार जिला मध्य प्रदेश में है। डायनासोर जीवाश्म, डायनासोर के अंडे व जीवाश्म हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कुनो, कुनो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। श्योपुर नामीबिया व अफ्रीका से चित्ता पुनर्वास के लिए यहाँ पे मंगवाया जाता है कुनो। ठीक है। उसके बाद आता है चंदोली, ये भी महाराष्ट्र में है। सांगली व संतरा के लिए जाना जाता है। सहारदी टाइगर रिजर्व भी इसे बोला जाता है। गोगामल महाराष्ट्र में है। अमरावती या मेलाघाट क्षेत्र के अंदर यह पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं नवेगांव, महाराष्ट्र में है। गोदिया पक्षी विविधता के लिए जाना जाता है, गोदिया के अंदर है, पक्षी विविधता के लिए जाना जाता है। उसके बाद है पेच, पेच है वो नागपुर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है और MP पेच का विस्तार यहाँ पे हुआ है। संजय गांधी बोरीवली, ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई में। काहेरी की गुफाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। किसकी? काहेरी की गुफाएं, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। संजय गांधी या बोरीवली। उसके बाद में आता है ताडोबा, क्या है? ताडोबा, ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र का जेवेल भी इसका नाम है, वह बाघों के लिए जाना जाता है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ है वो मणिपुर में पड़ता है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क संगाई हिरण के लिए जाना जाता है। बल्फक्रम, बल्फक्रम मेघालय के अंदर पड़ता है। और गारो पहाड़ियाँ, गारो खासी जेती की पहाड़ियाँ है वो यहाँ पे हमें मिलती है देखने को। और आत्माओं की भूमि इसे कहा जाता है। बल्फक्रम को मेघालय में पड़ता है, आत्माओं की भूमि से कहा जाता है। गारो पहाड़ियों के बीच में यह स्थित है। नारकेक, नोकरेक, क्या है? नोकरेक मेघालय में है। बल्फक्रम मेघालय में है, नोकरेक मेघालय में है। और इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बोला जाता है। रेड पांडा व नींबू प्रजातियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी, अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ज़्यादातर ना ये नाम, राष्ट्रीय उद्यान के नाम और राज्य इम्पोर्टेंट है कि कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। नॉर्मली क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू गाइस।